नमस्कार, मैं रचना शर्मा चंडीगढ़ एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट और यूक्रेन संकट की गंभीर स्थिति के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 6 दिसंबर को कुछ घंटों के लिए भारत दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पुतिन एक ऐसे महान खिलाड़ी हैं जो किसी को भी मात दे सकते हैं। भारत दौरे पर पुतिन एक साथ अपने 3 देशों भारत, चीन और पाकिस्तान को साधने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ देर अकेले में भी बातचीत होगी। हाल के वर्षों में खासकर चीन और भारत सीमा विवाद के समय से रूस और भारत के संबंधों में गैप दिखा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा से भारत व रूस के द्विपक्षीय रिश्ते काफी मजबूत होंगे। आजादी के बाद से ही भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। खासकर रूस के साथ सैन्य संबंध शुरू से बेहतर रहे हैं। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा भारत रूस से टैंक्स, छोटे हथियार, एयरक्राफ्ट, शिप्स, कैरियर एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स भी खरीदता है। दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें नई सियासी राजनीति की ओर इशारा कर रही हैं। इन फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े आदर के साथ देवेगौड़ा का हाथ पकड़े हुए हैं और उन्हें कुर्सी पर बैठा रहे हैं। इस फोटो को देखने के बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा परिषद चुनावों के लिए भाजपा और जेडीएस के बीच आपसी समझौता होने की पूरी उम्मीद है। इस बीच कर्नाटक भाजपा के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस गठबंधन को लेकर इशारा भी कर दिया है। दोनों ही पार्टियां साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी के साथ आने की तैयारियां शुरू कर रही हैं। कर्नाटक विधानसभा परिषद के 25 सीटों पर 10 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। विधान परिषद के चुनाव से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एचडी देवेगौड़ा की मुलाकात हुई है, उसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। 10 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए जेडीएस ने केवल 6 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने 20 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के तुरंत बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की थी कि देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा परिषद चुनावों के लिए जेडीएस बीजेपी गठबंधन की योजना तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर सकते हैं। यहां वह गंगा एक्सप्रेसवे व हवाई पट्टी के शिलान्यास के साथ ही कई अन्य सौगातें भी दे सकते हैं। शहीद संग्रहालय सहित कई अन्य कार्यों का लोकार्पण भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री का आगमन प्रस्तावित है, जिसके तहत योगी सरकार ने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे तक बनाया जाएगा। यूपी सरकार का दावा है कि ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यूपीडा ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और 4 ग्रुप में बांटा है। एक ग्रुप में 3-3 पैकेज शामिल किए गए हैं। इसको बनाने का जिम्मा अडानी समूह और आईआरबी को दिया गया है। करीब 36,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनियों का सिलेक्शन हो गया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा यह शिलान्यास कई मायनों से अहम है। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 21 हो गई है। 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 और नए केस मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 9 मामले सामने आए और दिल्ली में इस वेरिएंट का पहला केस दर्ज हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में 7 और नए केस देखने को मिले हैं। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती दहशत के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्टिंग नियम सख्त करते हुए इस सूची में भारत को भी डाल दिया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों में हेल्थ विभाग ने भी चौकसी बढ़ा दी है। विदेशों से मुंबई, पुणे और नागपुर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों पर 1 दिसंबर से कड़ी नजर रखी जा रही है। पिछले 5 दिनों में कुल 28,221 इंटरनेशनल पैसेंजर्स का सर्वे किया गया। इनमें से 4,901 यात्री अति जोखिम श्रेणी वाले देशों से हैं। इनमें से 9 यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाए जाने की 29वीं बरसी आज 6 दिसंबर को लेकर यूपी पुलिस का सख्त मिजाज देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रमुख की ओर से शांति और सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करने को लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि किसी भी शहर में परंपरा से हटकर किसी नए आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मथुरा में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने परंपरा से हटकर कुछ कार्यक्रम करने की घोषणा की थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसको लेकर कहा है कि मथुरा में सीनियर अधिकारी कैंप कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद संगठनों ने अपना कार्यक्रम वापस ले लिया है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया है कि 6 दिसंबर को संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी में एहतियात के तौर पर पीएससी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई हैं। एडीजी एलओ के मुताबिक
6 दिसंबर को यूपी में 150 कंपनी पीएसी और 6 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई हैं। वहीं अयोध्या, वाराणसी, मथुरा के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, जिसकी तैनाती जरूरत के मुताबिक होती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के चलाए ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकी जिंदा पकड़े गए हैं। ये आतंकी शोपियां जिले के दुबावेन गांव में एक स्कूल में छिपे हुए थे। आतंकियों के पास से चीन में बने हुए 2 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दुबावेन गांव में एक स्कूल में 2 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पकड़े गए आतंकियों की पहचान शाहिद अनगही और किफायत अयूब अली के रूप में हुई है। इनके पास से एक पिस्टल, 2 चीनी ग्रेनेड और अन्य जंगी हथियार बरामद किए गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी देने और अपशब्द कहने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता को शनिवार रात उस व्यक्ति के 2 फोन आए थे। फोन पर उसने टिकैत को गाली दी और धमकी दी। पुलिस ने कॉल डाटा की जांच की और उत्तराखंड के कर्णप्रयाग शहर के आरोपी सुरेंद्र रावत का पता लगाया गया। पकड़े जाने पर रावत को तुरंत स्थानीय पुलिस ने तलब किया और उससे पूछताछ की गई। एसएसपी ने बताया कि उसने पुलिस से लिखित में माफी मांगते हुए कहा कि उसने नशे की हालत में टिकैत को फोन किया था। अक्सर अपने विवादास्पद बयानों से सुर्खियों में रहने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने आज इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी से उन्होंने सनातन धर्म ग्रहण करवाया है। वहां कई अनुष्ठानों भी करवाए गए हैं। और बता दें कि वसीम रिजवी अक्सर ही अपनी बातों और हरकतों से विवादों में रहते हैं। कुछ दिन पहले रिजवी ने अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनके मरने के बाद उन्हें दफनाया नहीं जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने यह भी इच्छा जताई थी कि यति नरसिंहानंद उनकी चिता को अग्नि दें। गौरतलब है कि वसीम रिजवी ने कुरान की कथित रूप से विवादित आयतों को हटाने के लिए कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट को रिट याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। पंजाब की मोगा पुलिस ने 8 महीने के एक बच्चे को बरामद किया है, जिसे कथित तौर पर एक निसंतान दंपत्ति को 1 लाख रुपए में बेचा गया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान विशाल के रूप में हुई है। शनिवार को उसने मोगा के सिविल अस्पताल से बच्चे का अपहरण कर लिया था और फिर उसे फरीदकोट के एक दंपत्ति को सौंप दिया था। पुलिस अभी भी विशाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस उस दंपत्ति का पता लगाने में कामयाब रही, जिन्होंने बच्चे को खरीदा था। डीएसपी गिल ने आगे बताया कि विशाल मोगा के राजीव अस्पताल के आईवीएफ सेंटर में कर्मचारी था, जहां दंपत्ति का इलाज चल रहा था। विशाल ने दंपति से कहा था कि अगर उसे भुगतान किया जाता है तो वह उनके लिए एक बच्चे की व्यवस्था कर सकता है, जिसके बाद 1 लाख रुपए का सौदा तय किया गया। और पुलिस ने कहा कि दंपति ने अब तक विशाल को लगभग 70,000 रुपए का भुगतान किया है। विशाल ने दंपति को बच्चे को सौंपने के लिए मोगा बुलाया था और पुलिस ने कहा था कि विशाल की गिरफ्तारी और पुलिस पूछताछ के बाद मामले के तथ्यों का पता लग पाएगा। वहीं बच्चे के उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का जबरदस्त दौर जारी है। खासकर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फ की चादर बिछने लगी है। गुरेज, राजौरी, पुंछ और श्रीनगर में लगातार बर्फ गिर रही है। इसके चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं और ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक पूरे कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। घाटी में ज्यादातर जगह पर न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई है। भारत ने सोमवार को यहां दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड को 372 रन से करारी शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज 1-0 से जीती है। न्यूजीलैंड की टीम 540 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 167 रन पर आउट हो गई। भारत ने अपनी पहली पारी में 325 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 62 रन पर सिमट गई थी। भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 276 रन पर समाप्त घोषित की थी। दोनों टीमों के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रा छूटा था और यह भारतीय क्रिकेट टीम की घर में लगातार 14वीं टेस्ट सीरीज जीत है। वहीं साथ ही यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 337 रन की थी, जो कि 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सोशल मीडिया फर्म ने दावा किया है कि उसने स्टॉक मार्केट लिस्टिंग से पहले निवेशकों से $1 बिलियन यानी कि 75 अरब रुपए जुटाने के समझौते कर लिए हैं। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप अगले साल की शुरुआत में ट्रुथ सोशल नाम का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करने जा रहा है। बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ट्रंप इस साल जनवरी से ही ट्विटर और फेसबुक पर बैन है। यूएस कैपिटल पर
हमले के बाद से ही दोनों सोशल मीडिया कंपनियों ने उनके कथित भड़काऊ बयानों के लिए सोशल मीडिया से बैन कर दिया था। ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने कहा है कि $1 बिलियन इकट्ठा होना बताता है कि सेंसरशिप और राजनीतिक भेदभाव समाप्त होना चाहिए। बीते कुछ दिनों में उन्होंने बार बार संकेत भी दिए हैं कि वे 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।